हेलो डियर ओ वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। ओ आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पकड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही लगता है फियर। ओ व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। चलो भाई, आज आपको पिछले 5 साल के, जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले 5 साल के सीबीएसई पेपर का ट्रेंड बता देते हैं। अरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुनते ही अपने दिमाग में खुल जाते हैं 4 चैप्टर। अरे है कि नहीं? हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड अमाइड्स। लेकिन क्या आपको पता है पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करने के बाद मुझे क्या पता चला? चलिए जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में इन 4 चैप्टर्स में नहीं डिवाइडेड है। जी हाँ, ये एक्चुअली में इन 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज किया तो पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार चैप्टर वाइज डिवाइडेड ही नहीं है। ये तो एक्चुअली में चारों चैप्टर्स के मिक्स करके एक लंबा सा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेम रिएक्शंस, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, मैकेनिज्म्स, गिव रीजन, अरेंज द फॉलोइंग, कन्वर्जंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड माय डियर फ्रेंड वर्ड प्रॉब्लम्स। जी हाँ मेरे बच्चों, ये 7 तरह के टॉपिक्स जब आप देखोगे तभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये टॉपिक्स अगर आपको सही से करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी कैप्सूल बना दी है जिसमें हमने पिछले कई सालों के पेपर्स एनालाइज किए और उसको एनालाइज करके हमने एक बहुत शानदार कैप्सूल बनाया जो सिर्फ 33 पेजेस में है। जी हाँ, 33 पेजेस फॉर 26 मार्क्स। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। चलो देखते हैं। अब बच्चा बोलता है कि सर ये 7 तरह के रिएक्शंस या 7 तरह के क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच किए जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस 7 तरह के क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, है कि नहीं? चलो देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखोगे तो नेम रिएक्शन 3 मार्क्स, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट 3 मार्क्स, मैकेनिज्म्स 3 to 5 मार्क्स, बट मैं मिनिमम 3 मार्क्स तो लेके चल रहा हूं। गिव रीजंस अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स, अरेंज द फॉलोइंग 3 मार्क्स एंड माय डियर फ्रेंड सबसे हैवी सेक्शन कन्वर्जंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आते हैं। अब अगर आप इन सब का टोटल मारोगे तो 26 नंबर बनता है। जी हाँ, और बाकी का 7 मार्क बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, तो इस तरीके से टोटल मिला के बुक 2 के हो जाते हैं 33 मार्क्स। अब इन 33 मार्क्स को अचीव कैसे किया जाए तो उसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चंस के खुलासे देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है नेम रिएक्शंस। अरे है, अब नेम रिएक्शंस जो है, अगर आप हमारी ऑर्गेनिक कैप्सूल देखोगे तो देयर आर टोटल 31 टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस। अब बच्चा बोलता है सर दिन ही तो कुछ बचे हैं, 31 नेम रिएक्शंस को अप्रोच कैसे करें? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जहां पर 31 नेम रिएक्शंस को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। देख रहे हो काके? मस्त तरीके से डिवाइड कर दिया है। 31 नेम रिएक्शंस एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है वो 2 पार्ट? एक है जिनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस, जिसमें एक रिएक्टेंट है, एक रिएजेंट है और फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाता है। और दूसरे टाइप के रिएक्शंस हैं जो मल्टी स्टेप हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम सिंगल स्टेप का लें तो फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आपका एक ही स्टेप के अंदर आयोडीन का रिप्लेसमेंट होके आयोडोएल्कीन बन जाता है NaI के साथ रिएक्शन करते हुए, राइट है? लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो सबसे फेवरेट बोर्ड एग्जामिनेशन का दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। उसमें क्या होता है? फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और NaOH, तो पहले आपका एक इंटरमीडिएट बनता है,
बनता है ना। और उस इंटरमीडिएट के बाद जब आप फाइनली फर्दर NaOH और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका यहां पर क्या बनता है रीमा-टीमन में? अरे बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो रीमा-टीमन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है। बस इसी तरीके से आपको सारे नेम रिएक्शंस को अप्रोच करना है। सो फर्स्ट 3 to 4 days आपको नेम रिएक्शंस किस तरीके से करने हैं, एवरी डे पिक अप ओनली 5 रिएक्शंस, मे बी 4 सिंगल स्टेप एंड 1 मल्टी स्टेप, 4 सिंगल स्टेप 1 मल्टी स्टेप, और इस तरीके से 5-5 नेम रिएक्शंस अगर आपने पकड़े तो आपके 30 नेम रिएक्शंस विद इन 6 days कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनको कंप्लीट करने के लिए कहां से पढ़े, क्या करें, तो कहीं नहीं जाना है मेरे बच्चों। ऑर्गेनिक कैप्सूल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप ऑर्गेनिक कैप्सूल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जी हां, जल्दी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। अब ये जो हमने देखा कि नेम रिएक्शंस के अंदर हमारे पास सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप है। अब सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप में सबसे पहली चीज आपको एक ही चीज करनी है कि आपको हर एक नेम के नीचे उसका रिएक्टेंट लिखना है, उसमें से क्या प्रोडक्ट बनता है वो लिखना है। ये करने के बाद आपको रिएजेंट्स का लिस्ट बनाते जाना है। ओनली 5 रिएक्शंस इन अ डे, तभी ये चीज आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो नेम रिएक्शंस को अप्रोच करने का तरीका बता दिया, और कोई तरीका नहीं है, आपको ये नेम रिएक्शंस लिख लिख के ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब बच्चा बोलता है सर कर तो लिया, सर आपने रीमा-टीमन बोला, रीमा-टीमन दिमाग में भी आ गया, बट सर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? तो देखो, हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स लेके आए हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग सुटेबल एग्जांपल इन ईच ऑफ द केस। अब अगर आप देखो तो एक ट्रेंड नजर आएगा जब मैं इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा हूं। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, कार्बिलमाइन रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आप देख रहे हो ये तीनों के तीनों रिएक्शंस अमाइंस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से गैब्रियल थैलिमाइड मल्टी स्टेप का बाप है। ये भैया मल्टी स्टेप रिएक्शन का बाप, सबसे बड़ा रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट है। नीचे जाएंगे कार्बिलमाइन रिएक्शन, अगेन मल्टी स्टेप रिएक्शन, और नीचे जाओगे तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अगेन मल्टी स्टेप है कि सिंगल स्टेप है, आप मैच द फॉलोइंग करो भाई। कार्बिलमाइन और हॉफमैन डिग्रेडेशन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड गैब्रियल थैलामाइड मल्टी स्टेप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा और 2 सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस तरीके से आपके नेम रिएक्शंस के 3 मार्क के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं। अब कई बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे सीधा सीधा नेम दे दिया, आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन कई बार देयर इज अ चांस कि ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लिया जाए, देयर इज अ चांस कि कन्वर्जन के थ्रू आपके नेम रिएक्शन का चेक किया जाए। तो मेक श्योर कि आप इन रिएक्शंस को ध्यान से और बढ़िया से प्रिपेयर कर ले। फेयर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, देखो आ गया, क्या है ये, क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन की कैनिजारो। आप सोच के बताइएगा, क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अरे भाई बेंजाल्डिहाइड है, हिंट दे दिया। कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा कि इस रिएक्शन को कैनिजारो बोलते हैं कि एल्डोल बोलते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कोलबेज रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। देख रहे हो मेरे बच्चों, आपके सारे नेम रिएक्शंस को कोई ना कोई साल में कवर किया गया है, तो ऐसा कोई भी नेम रिएक्शन नहीं है जिसको मैं बोलूंगा कि आप लीव कर सकते हो। करना तो सब कुछ ही है मेरे बच्चों, लेकिन आपको किस तरीके से अप्रोच करना है वो अप्रोच मैंने नेम रिएक्शंस का आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अगेन कार्बिलमाइन टेस्ट एंड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सो इससे एक चीज तो पता चल गई कि सीबीएसई जो है वो हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन में पूछेगा कि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। तो आपको उन ट्रेंड्स को पकड़ना है कि नेम रिएक्शन को हम पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करें, एटलीस्ट कुछ नहीं तो सिंगल स्टेप के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से कर ले।
फिर मल्टी स्टेप की तरफ जाएं। दैट कैन बी वन कॉम्बिनेशन ऑफ डूइंग द नेम रिएक्शंस, या फिर आप हर रोज 4 सिंगल स्टेप रिएक्शन लो और एक मल्टी स्टेप रिएक्शन। टोटल मिला के 5-6 दिन में 30 नेम रिएक्शंस आर डन एंड डस्टेड। ओए काके, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो लिखना चालू करो इस वीडियो के साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सैंडमेयर रिएक्शन का यूज किया गया। देखो जनरली सैंडमेयर जो है वो Cu2Cl2 के ऊपर होता है या Cu2Br2 के ऊपर होता है, यहां पर CuCl ले लिया गया। हाँ भाई, ये साइनाइड का रिप्लेसमेंट है ऑन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो है तो सैंडमेयर ही, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस वाले पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं और ऐसा एक एमसीक्यू बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो भाई डरना नहीं है, पाजी है ना आपके साथ। Why fear when पाजी is here? चलो आगे देखते हैं। राइट द रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, कैनिजारो। आप देख रहे हो हर रिएक्शन को अप्रोच किया जा रहा है, हर रिएक्शन को कोई ना कोई साल में पूछा गया है। ये पिछले 5 सालों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस लेके आया है पाजी आपके लिए। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर्स नहीं, 7 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखो, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो सकती है। और वो करने के लिए ऑर्गेनिक कैप्सूल को फॉलो करो मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड रिमर्टीमन, आ गया देखो मल्टी स्टेप, कोलबे अगेन मल्टी स्टेप। अरे भाई साथ साथ में मल्टी स्टेप दोनों साथ में आ गए, तो भैया कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, तो टेंशन नहीं लेना यार। आपको मैंने बोल दिया सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप, बस हो गया नेम रिएक्शन का काम तमाम। ये चलो आगे देखते हैं। ऑड वन आउट क्वेश्चन देख रहे हो, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन पे ये रिएक्शन होता है, जिसमें क्लोरीन का रिप्लेसमेंट, हैलोजन का रिप्लेसमेंट होता है ऑन दी अल्फा हाइड्रोजन। कहां से मिलेगा ये रिएक्शन? जाइए ऑर्गेनिक कैप्सूल में ढूंढ निकालिए। नेक्स्ट, Rosenman reduction is used for the preparation of aldehydes. The catalyst used, ओए आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, नेम भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, और आपको पूछा जा रहा है उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है। भाई यही है मैजिक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का। अब अगर आपने इन क्वेश्चंस को मेरी वीडियो को देखते देखते कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शन है भैया। अल्काइल हैलाइड, ध्यान से देखना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। अरे भाई ध्यान से सुनना इस चीज को, अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, इससे बनता है ईथर, और ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि आपको अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी रखना है और सोडियम एल्कोक्साइड आप कोई भी टाइप का रख सकते हो। व्हाई? बिकॉज ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है मेरे बच्चों, साथ साथ में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करते जाऊंगा जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट कर देगा। जी हां, बने रहिएगा अंत तक, बहुत बड़े बड़े खुलासे करने हैं आज। हैं? चलो आगे देखो, नेम रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, बट मैंने बोला अगर इन क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली पकड़ लिया, नेम रिएक्शन कैसे अप्रोच करना है, अगर उस चीज को पकड़ लिया तो आपको पूरे 3 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फेयर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कितने मार्क्स का था भाई? 3 मार्क्स। हाँ, अब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, बच्चा सुनते ही सर क्या करें क्या करें क्या करें। अरे भाई, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो आपको आते हैं। हाँ, आप बिलीव करो, मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोलूं अभी, तो आप उसमें से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का नाम तो बता ही दोगे। ट्राई करके देख लो,
इस जगह पे वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रोपेनाल एंड प्रोपेनॉन। अरे है कि नहीं? आंसर तो आ ही गया है आपका। कमेंट सेक्शन में उस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का नाम लिख दो जो प्रोपेनाल और प्रोपेनॉन को डिस्टिंग्विशिंग करे। प्रॉब्लम कहां है यहां पर? प्रॉब्लम यह है कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो आता है लेकिन उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता और वहीं पे मेरा बच्चा मार्क्स लूज कर देता है। सबसे पहली चीज, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में कहीं पे भी आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जी हां, बिलीव करो, सीबीएसई के हेड से मेरी ये चीज बात हुई है और उन्होंने मेरे को ये चीज बताई है कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हमें इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताओ, लेकिन उसका एक फॉर्मेट पकड़ो। क्या है वो फॉर्मेट? पॉइंट नंबर 1 लिखते जाइएगा अपनी नोटबुक में। सबसे पहला चीज, सपोज प्रोपेनाल और प्रोपेनॉन में आपको पूछा गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, तो सबसे पहले आप लिखोगे टेस्ट का नाम। तो हमें पता ही है टॉलेंस टेस्ट है, राइट? तो हमने टॉलेंस टेस्ट या फिर फेलिंग्स टेस्ट दोनों में से कोई एक ले लिया। बच्चा बोलता है एक मिनट सर, प्रोपेनाल और प्रोपेनॉन उसमें तो हम आयोडोफॉर्म भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक तरीके के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के क्वेश्चन में आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं एंड डोंट यू वरी, आप तीनों में से कोई भी एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट लिख सकते हो क्योंकि सीबीएसई के आंसर की में ये तीनों डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होंगे ही होंगे। परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, पहले आपने लिख दिया टेस्ट, सेकंड नंबर पे आपको लिखना है कि इन दोनों में से कौन वो टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपने यहां पर लिखा टॉलेंस टेस्ट। अब उस टॉलेंस टेस्ट के अंदर कौन पॉजिटिव देता है? तो प्रोपेनाल, एल्डिहाइड है ना, कीटोन तो टॉलेंस पॉजिटिव देता नहीं है, तो हमने वो टेस्ट वहां पर लिख दिया कि प्रोपेनाल गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट एंड प्रोपेनॉन गिव्स नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप, तो पहला स्टेप था टेस्ट का नाम, सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था टेस्ट कौन पॉजिटिव दे रहा है और कौन नेगेटिव दे रहा है। फाइनली थर्ड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यही पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एंड दैट इज कि क्या डिटेक्शन आया। अरे भाई, डिटेक्शन बहुत जरूरी है कि प्रोपेनाल ने पॉजिटिव टेस्ट तो दिया बट क्या दिया, कैसे डिस्टिंग्विशिंग करेगा? तो भैया प्रोपेनाल गिव्स सिल्वर मिरर on the test tube whereas propenon will not। तो ये सिल्वर मिरर देना बहुत जरूरी है आपके फाइनल आंसर में। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स से आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, वेदर इट बी 1 मार्क, वेदर इट बी 2 मार्क और वेदर इट बी 3 मार्क का क्वेश्चन, आपको ये तीनों स्टेप हर एक मार्क के लिए लिखने हैं। सही है मेरे बच्चों? चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हमारे सिलेबस में है। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए यहां पर टेस्ट के रिस्पेक्ट में सारे के सारे डिस्टिंक्शन बिटवीन्स लगा दिए हैं कि जैसे लुकास टेस्ट है तो वो किसके बीच का डिस्टिंक्शन है, जैसे AgNO3 टेस्ट है तो वो किसके बीच का डिस्टिंग्विशिंग है, टॉलेंस रिएजेंट है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, फेलिंग्स है तो कौन कौन से, इस तरीके से आयोडोफॉर्म, NaHSO3, नेक्स्ट जाएंगे तो 2,4-DNP टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, अगेन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट दोनों में डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन बिटवीन चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कार्बिलमाइन टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल ऑफ यहां पर और यहां पर मिला के 11 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपके हो जाते हैं। 11 से 12 जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है उससे आपको मिलेंगे 3 नंबर। ओए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 11 रिएक्शंस, ये 11 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करने में कितनी देर? अरे भाई, हर एक टेस्ट को अगर मैं 2 मिनट भी मानूं तो 22 मिनट्स में तो ये सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा 3 मिनट दिए, जाओ ऐश करो। 25 मिनट्स में आप ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो विद द नंबर ऑफ डेज दैट यू आर लेफ्ट फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड एंड
कीटोन, राइट। अगेन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, देखो आ गया ना टेस्ट। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनमाइन एंड एनिलीन। ओहो, इथेनमाइन मतलब क्या? प्राइमरी अमाइन। एनिलीन मतलब क्या? प्राइमरी अमाइन। तो भैया कार्बिल अमाइन टेस्ट को तो आप यूज नहीं कर पाओगे। हेलो फॉर्म, वो उसके लिए तो क्या चाहिए? कार्बोनिल कार्बन के बाजू में CH3। टॉलेंस टेस्ट, अरे भाई वो तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है। एजोडाई, क्या हम एजोडाई को यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन देखो, हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखो एनिलीन है, प्राइमरी अमाइन है, इथेन अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी अमाइन देते हैं, तो भैया एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों के दोनों हिंसबर्ग टेस्ट दे देंगे, तो दोनों हिंसबर्ग में तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक ही टेस्ट बचा, एजोडाई टेस्ट, जिसमें आप एनिलीन जो है वो आपको कौन सा डाई देगा, आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के कलर्स को याद करो और कमेंट बॉक्स में डाल दो, है कि नहीं। और इथेनमाइन एजोडाई नहीं देगा क्योंकि वो तो रिएक्शन बीडीसी के साथ है। तो बस यही है कहानी, इस तरीके से आपको पकड़ना है और उसी के लिए पाजी ने आपको दे दिया है एक मस्त टेबल। हाँ, ये टेबल पाजी की ऑर्गेनिक कैप्सूल में भी इंक्लूडेड है। बस वो ऑर्गेनिक कैप्सूल को फॉलो करो एंड विद इन 6 to 7 डेज आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर लोगे। आई कैन गारंटी यू 26 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजाल्डिहाइड। तो देखो भाई, बेंजाल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड आ गया, टॉलेंस भी यूज कर सकते हो। बेंजोइक एसिड है तो NaHSO3 भी यूज कर सकते हो। दोनों ही टेस्ट आप यूज कर सकते हो और मैंने बोला है मल्टीपल आंसर्स परफेक्ट राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 स्टेप को फॉलो करिएगा। कौन से हैं वो 3 स्टेप बाबा? वो 3 स्टेप है, पहला है टेस्ट का नाम, दूसरा है कौन देगा पॉजिटिव और कौन देगा नेगेटिव, और तीसरा डिटेक्शन क्या मिलेगा। दैट्स इट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओहो, 2 कंपाउंड के स्ट्रक्चर दे दिए। अब जरा ध्यान से नोटिस करो कि क्या ये दोनों के दोनों कीटोन्स है कि नहीं है ना। बट एक कीटोन के अंदर आपको CO के बाजू में CH3 दिखेगा और दूसरे में CO के बाजू में CH3 नहीं है। तो भैया हिंट दे दिया, कौन सा टेस्ट यूज करोगे? हेलोफॉर्म टेस्ट। हाँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करोगे और आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, CHI3। अरे भाई इस टेस्ट में ना एक बहुत खास बात ध्यान रखना। हाँ, हेलोफॉर्म टेस्ट में आपका जो रिएजेंट होता है वो होता है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब ये जो रिएजेंट है ना, ये एक्चुअली में मिक्स होके NaOI बनाता है। NaOI बनता है, उसको सोडियम हाइपोआयोडाइट भी बोला जाता है। ये नाम कहीं पे नोट डाउन कर लेना, पिछले 2-3 साल से CBSE आपके MCQs में एक्टिव हो रहा है इस नाम को लेके। और हाँ, ये NCERT में मेंशन्ड है मेरे बच्चे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट को अच्छे से याद रख लें, राइट। पेंटेनॉल, पेंटेनथ्रियोन, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यहां पर इस तरीके से 3 मार्क के लिए पूरे हो जाएंगे। अब क्या मैं इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या मैं आपको एक ट्रेंड, क्या मैं आपको एक खुलासा कर सकता हूं? तो वही मैं कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 चैप्टर्स नहीं 7 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में देखो, है कि नहीं। तो देखो स्ट्रैटेजिकली हम हर एक पार्ट को कवर किए और हर एक पार्ट को कवर करते करते मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते गए और इसी तरीके से आप नियरली 26 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। 7 मार्क का तो भाई बायोमोलिक्यूल्स है। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके पहले 4 चैप्टर्स में से आते हैं। डन। चलो नेक्स्ट बहुत ही क्रिटिकल टाइप ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या नोटिस करना है? सबसे पहले देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जो आपको करने हैं। उन 7 में से भी टॉप 3 मैकेनिज्म्स जो हमारे CBSE के फेवरेट हैं, बता दूं? चलो
खुलासा तो करना ही है। अरे भाई, उसी के लिए तो वीडियो बनाई जा रही है। तो ये तीन मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। फिर दूसरा, गैस तो मार ही लिया होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तो वो हो गया दूसरा। और तीसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। ओए होए काके, सोचो सोचो, कौन से टेम्परेचर पे आपका ईथर बनता है? कमेंट बॉक्स में वो टेम्परेचर लिख डालो। हाँ, दोनों के दोनों डिहाइड्रेशन है, ध्यान देना। एक टेम्परेचर पे अल्कीन बनता है और दूसरे टेम्परेचर पे ईथर। क्या है वो टेम्परेचर? आई विल वेट फॉर यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, है कि नहीं? अरे भाई, तो मैकेनिज्म के अंदर ये तीन मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तीन में से कोई एक, आई कैन गारंटी, 3 मार्क का आपके बोर्ड के अंदर होना ही होना है। लेकिन इन तीनों के अलावा आजकल सीबीएसई एक और मैकेनिज्म इंक्लूड करता है जो कि छोटा सा होगा, 2 मार्कर का होगा। तो 3+2 मिला के 5 मार्क का नेम मैकेनिज्म्स जो है वो बनते हैं। कई बार सीबीएसई 3 मार्क पे ही रुक जाएगा, लेकिन कई बार वो 5 मार्क तक जाता है इन द मैकेनिज्म सेक्शन। मैकेनिज्म में दो चीजों का खास ध्यान। एक, स्टेप्स आपको क्लियरली लिखने हैं। हाँ, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इंग्लिश में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन जो स्टेप है, जो रिएक्शन के ऊपर हो रहा है, वो एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? ऑर्गेनिक कैप्सूल में जाके देख लो, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। हाउ डू यू हैव टू अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर है? अच्छा, पहली चीज, स्टेप्स क्लियर दिखने चाहिए। दूसरी चीज, मैकेनिज्म के अंदर आपको स्टेप्स तो दिखाने ही हैं, लेकिन उन स्टेप्स में मैक्सिमम बच्चे जो मिस कर जाते हैं वो है एरोज। जी हां मेरे बच्चे, एरोज का खास ध्यान रखिए। कौन सी चीज कहां से निकल रही है, कहां पर हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, कहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, कहां पर फिश हुक एरो आएगा और कहां पर कंप्लीट एरो आएगा। बस उस चीज का ध्यान रखना, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग स्कोर इन द मैकेनिज्म पार्ट। फिर चलो, लेट्स सी हाउ द मैकेनिज्म्स आर आस्क्ड। भाई, मुझे ऐसा लगता था कि मैकेनिज्म जो है ना वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, बट नहीं। आप जरा देखो, आप जरा ऑब्जर्व करो, पाजी आपके लिए क्या खुलासा लेके आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख रहे हो, सीधा सीधा नहीं बोला कि मैकेनिज्म का नाम दे दिया, एक रिएक्शन दे दिया जिसमें अल्कोहल है, H+ है, और टेम्परेचर पे जरा नजर मारो, 443 केल्विन। अब कई बार तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट मिस कर देगा। आपको गेस करना होगा प्रोडक्ट भी क्या होगा, और उसके ऊपर आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना होगा। ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, इसीलिए ये 3 मार्क में पूछा जाता है, 1 मार्क फॉर ईच स्टेप। फिर कोई भी दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑब्जर्विंग द मैकेनिज्म्स इन द ऑर्गेनिक कैप्सूल, ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत मजेदार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैप्सूल मैंने आपके लिए बनाई है। अब आप जरा नोटिस करो, 443 केल्विन पे क्या दे दिया, एल्कीन बन रहा है। बस, तो अब तो इजी हो गया, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन। अब जैसे ये क्लिक हुआ, आपके दिमाग में वो रील घूम जानी चाहिए कि अच्छा ये मैंने कहां पर पढ़ा है कैप्सूल के अंदर। टक 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 करके स्टेप आ गए, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स, स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे बाप रे, अब देख रहे हो, 3 तो मैंने फेवरेट बता ही दिए थे। वो जो एक मैंने बोला था ना, ऑड वन आउट, हाँ, तो आपके बहुत ही रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्टिव हो गया है। भाई, इस साल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं ये सेम क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिख सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो बोलेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ HCN ऑन एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भी नाम दे देगा, इथेनॉल। आप देख रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले तो चेक किया जिसमें उसने प्रोडक्ट का नाम पूछा,
और फिर वो बोलेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग। 2 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। पहले प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन ऑफ इथेनॉल, और दूसरा आपका प्रोडक्ट, आपका मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म जिसमें आपके कार्बोनिल कंपाउंड का जिंदगी और जज्बात बदलते हैं। हाँ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बदलती है, जिससे एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट के हाइड्रोलिसिस पे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जाके देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितना सिंपल मैकेनिज्म है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो भाई, ये देख रहे हो असर्शन रीजन के अंदर भी आपको छोड़ेगा नहीं वो मैकेनिज्म। आप देखो, दोनों ही असर्शन रीजन क्या SN1 और SN2 के ऊपर आ गए हैं, और ये फेवरेट है बाबा। SN1 SN2 का बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चंस बनते हैं, और वो गिव रीजन क्वेश्चंस जो है वो आजकल जब से ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है असर्शन रीजन में कन्वर्ट कर लिए गए हैं। जैसे मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं, आप दूसरा वाला सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज्ड। अब अगर आप देखो तो 1 ब्रोमोब्यूटेन मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सिंपल है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और SN2 में इन्वर्जन होता है, तो भैया असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो चुकी है। अब देखो, मैं आपको इसी बहाने असर्शन रीजन को भी अप्रोच करने का एक तरीका बता देता हूं। ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रीजन वाली लाइन को इंडिपेंडेंटली पढ़ने की कोशिश करो। तो रीजन में वो बोलता है द रिएक्शन इज SN2 एंड प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए जाता है। अब जब वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए जाता है तो आपका न्यूक्लियोफाइल पिच्छू से अटैक करता है कि नहीं? अब जब वो पिच्छू से अटैक करेगा तभी तो इन्वर्जन होगा ना। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू तो है। अब जरा ऑब्जर्व करो, जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाए ना, तो आप अपने पूरे क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़ो। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही एक लौता तरीका है असर्शन रीजन को अप्रोच करने का। ए और बी में ही तो कंफ्यूजन होता है कि नहीं? हाँ, बच्चा मुस्कुरा गया। अरे यार सर कितना अच्छे से जानते हैं हमको। अरे भाई, ए और बी में ही तो मुश्किल होती है ना, तो उसमें से अगर आपको ढूंढना है कि ए है कि बी है, तो आप रिवर्स में पढ़ो। The reaction is SN2 and proceeds with the formation of transition state. This is why inversion of configuration is observed when 1 bromobutane is hydrolyzed. आप देख रहे हो, पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो गया, और जैसे ही वो लूप कंप्लीट हुआ आपका आंसर ए हो जाएगा, वरना आपका आंसर बी है। आप समझ रहे हो? दिस इज वाई रीजन स्टेटमेंट के बाद दिस इज वाई अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, वहीं पे आपका आंसर बी हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू असर्शन रीजन को अप्रोच करने का इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रॉमिस। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर मेरे को जवाब दो, राइट? तो इस तरीके से भी आपके मैकेनिज्म्स को पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखें। अब आप देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आजकल CBSE ना कुछ नाम लेके हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। क्या पता हो ना हो अगले पेपर में आपको ऐसा मिल जाए, मंजोत वॉज डूइंग समथिंग। अरे भाई, मेरे नाम से एक्सपेरिमेंट कर देंगे हैं। तो अभी के लिए यहां पर नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, शी कैरिड आउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओहो, देख रहे हो बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चा, यहां पर ध्यान देना।
डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड एट दीज टू टेम्परेचर्स। मैंने आपको बोला था ना, डिहाइड्रेशन जो है वो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देता है। अब यहां पर मैं आपको एक क्लिक दे दूं, एक क्लिक पे आपको दिखेगा 140 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गिव्स यू 413 केल्विन, whereas 180 plus 273 gives you 453 केल्विन, मतलब 443 केल्विन से ऊपर जा चुके हैं हम। अब आप सोचो 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ईथर बनाता है और 443 केल्विन पे वो एल्कीन बनाता है। ये दो टेम्परेचर्स में सिर्फ 30 केल्विन का फर्क है और वो 30 केल्विन हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। बट डोंट वरी, आप पाजी की कक्षा में हो। अ व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। अरे भाई, आपको हमने यहां पर इत्तला कर दिया है, बता दिया है कि 413 केल्विन पे ईथर, 443 पे एल्कीन। बस हो गया काम तमाम इस क्वेश्चन का। अब आप देख लो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस। मतलब ईथर वाला मैकेनिज्म बताना है आपको। क्लियर है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 180। भाई प्रोडक्ट ही बताना है, उसका मैकेनिज्म लिखने मत बैठना। तो टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क का आपका ऊपर का पार्ट और 1 मार्क का नीचे का पार्ट। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म्स को यहां पर कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं। 3 मार्क्स 3 से 5 हो गए हैं अभी। अभी के लिए मिनिमम 3 मार्क तो मान के चलो कि मैकेनिज्म आएगा ही आएगा। और वो 3 मार्क में से भी पाजी ने आपको बता दिया है, स्टार मार्क कर लेना ये 3 मैकेनिज्म्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा पाजी एंटीसिपेट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अलग तरीके का रूप कैसा पूछा जाएगा। मार्क करके उस क्वेश्चन को लिख लो, क्या पता हो ना हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिख जाए। और उस वक्त बस कुछ नहीं, दुआओं में याद रखना है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, गिव रीजन क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है गिव रीजन क्वेश्चन। अरे भाई, गिव रीजन क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको बता दूं, एक बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी चीज आपको समझनी है। गिव रीजन क्वेश्चन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर जाते हो, अराउंड द बुश चले जाओगे लेकिन वो की वर्ड, वो की कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर को चाहिए वो आप नहीं बताते हो। बस वहीं पे एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। की वर्ड, की कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। कहां से मिलेंगे ये कीवर्ड्स, कहां मिलते हैं ऐसे लोग, है कि नहीं। तो वो कहां मिलते हैं ऐसे लोग नहीं, कहां मिलते हैं ऐसे कीवर्ड्स। भाई पाजी की कक्षा के ऑर्गेनिक कैप्सूल में मिलते हैं ऐसे कीवर्ड्स। भाई हमने आपको 54 गिव रीजन क्वेश्चंस दिए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी साथ में दिए हैं। आप सोचो तो सही, 54 क्वेश्चंस जब आप कंसेप्चुअली कीवर्ड बाय कीवर्ड एक बार लिख लेंगे पाजी की कक्षा के अंदर, तो आप लोगों के गिव रीजन क्वेश्चंस के सारे कीवर्ड्स आपके दिमाग में एक्टिव। एंड यही कुछ दिन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बाकी हैं, उन्हीं कुछ दिनों में जब आप इन चीजों को रिवाइज करते हो तो वो हाई अमाउंट में हाइपर फोकस स्टेट में चले जाते हैं और आपको वो सारे कीवर्ड्स याद आएंगे जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठोगे। आई प्रॉमिस यू बच्चे, प्लीज मेरे उस ऑर्गेनिक कैप्सूल को फॉलो करो, आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेल कर दोगे। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। मैं कीवर्ड्स इक्का दुक्का आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आई वुड प्रेफर कि आप इन कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करो। जैसे पहला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्यों भाई, क्यों? R माइनस जो है वो H प्लस के साथ, पानी H प्लस दे देगा ना, एल्किन बना देगा। कीवर्ड, इट फॉर्म्स एल्किन इन हाइड्रस कंडीशन, दैट इज व्हाई एनहाइड्रस। खत्म। अब बच्चा बोलते हैं सर इसको लिखे कैसे, बताता हूं, रुको जरा, सबर करो। भाई सिंपल है, इंग्लिश नहीं बनानी आती तो सीबीएसई ने इंग्लिश आपको दे दी है। देखो आप कैसे लिखोगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज इट फॉर्म्स एल्केन्स। अरे हो गया ना,
अरे भाई इंग्लिश भी दे दी मैंने आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड गिव अल्कोहल विद KOH whereas in the presence of alcoholic KOH alkenes are formed। अब क्या करोगे? अरे भाई यही इंग्लिश पकड़ लो, alkyl halide give alcohol with aqueous KOH whereas in the presence of alcoholic KOH alkenes are formed because in aqueous KOH it acts as a nucleophile and hence substitution is favored, whereas in alcoholic KOH it acts as a base and elimination is favored। ओए काके इतना ही सिंपल है, बस इतना चीज कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ओ बल्ले बल्ले। चलो आगे देखते हैं, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, गिव रीजन। अरे भाई इनसॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली मतलब क्या? बेस। बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। सो NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है तो मतलब वहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बस तो हो गया काम तमाम, इजी हो गया भाई, क्लियर है ये चीज। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अरे भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड यूज होता है, एनिलीन क्या है? लुईस बेस। तो भैया देख रहे हो दोनों का गुलू गुलू हो जाएगा और दोनों सॉल्ट बनाना शुरू कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों अपनी सेटिंग पाड़ने में लग जाएंगे और सॉल्ट बना के परे हो जाएंगे। अरे भाई कहानी समझ में आ रही है? अब इसको ऐसे मत लिख के आ जाना एग्जाम में। यहां पर क्या लिखोगे? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यूजेस लुईस एसिड एज अ रिएजेंट, aniline is a Lewis base, hence these two will react to form salt। अरे आप देख रहे हो पाजी आपके साथ खड़े खड़े इंग्लिश बना रहा है यार, तो आपके पास तो इंग्लिश का भंडार है, आप कुछ भी कर सकते हो। और बिलीव इन योरसेल्फ मेरे बच्चे। चलो आगे देखो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अब देखो हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने बैठेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वो 54 रिएक्शंस 54 क्वेश्चंस को जरा देख लो ना एक बार, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं ट्रेंड है जो प्रीवियस ईयर्स में देख रहा हूं कि बहुत ही सिंपल सिंपल आसान आसान से गिव रीजंस पूछे जाते हैं। बस वही है, बच्चा की वर्ड नहीं पकड़ पा रहा है, की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, वही तो आपको ढूंढना है और वही आपको कर लेना है। डन? चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी। अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल हाइड्रोजन। अरे भाई सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा 30 सेकेंड्स भी अगर आपने पेपर में सब्र रखा, काम रखा, ब्रीद किया तो ऑटोमेटिकली आपको ये कीवर्ड्स याद आएंगे। आई प्रॉमिस यू बच्चा, आई प्रॉमिस यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन गिव रीजन के देखो 3 तरह के क्वेश्चंस बना दिए। सिंपल है, मिथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। भैया प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, एनिलीन में जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है ना। ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप बड़े आराम से गिव रीजन को सॉल्व कर लोगे। और 5 नंबर मेरे बच्चे, 5 नंबर के लिए आप फाइट कर रहे हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 5 नंबर लेने हैं आपको, ठीक है। चलो अगेन हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद NaCN। भैया वो बोल रहा है दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, आइसोसाइनाइड्स भी और साइनाइड्स भी। बच्चा बोलता है एक मिनट काके, एक मिनट पाजी, NaCN तो आयनिक होता है तो वो तो Cn- और Na+ में डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो आप, अरे भाई बिल्कुल सही हो। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि भैया कौन सा मेजर कौन सा माइनर, बनेंगे तो दोनों ना, उसमें से साइनाइड मेजर बनेगा, मैं आपके साथ हूं। लेकिन वो बोल रहा है आइसोसाइनाइड भी बनता है, बोलता है उसका रीजन बता दो कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। Cn is a ambidentate nucleophile, अरे है ना। तो ambidentate nucleophile can change its donor atom। बस वो कीवर्ड चाहिए था उसको कि Cn is a ambidentate nucleophile, this is why cyanide as well as isocyanide is formed। खत्म, 1 लाइन में ही खत्म करना है मेरे बच्चे, 1 लाइन में ही। गिव रीजन है, 1 लाइन से ज्यादा अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना कीमती समय एक ऐसे क्वेश्चन में डाल रहे हो जो कि नहीं डालना था। ये आपको 5 मार्कर्स और 3 मार्कर्स के लिए जोड़ के रखने हैं, नहीं तो क्या होगा, आप 5 मार्कर तक पहुंच ही नहीं पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स लूज कर बैठोगे।
तो भैया ध्यान रखो इस चीज का है, वन लाइन में कंप्लीट होना चाहिए, कीवर्ड को पकड़ना है। देखो, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन 2-bromobutane टू फॉर्म प्लस माइनस। अरे भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में बन गए हैं। अरे भाई अगर इक्वल अमाउंट में बन गए हैं तो ये तो रेसमिक मिक्सचर हो गया। और रेसमिक मिक्सचर किस में बनता है, SN1 में बनता है। अरे बनता है ना, और लिख लो कहीं पे, और लिखते चले चलो। अरे देखो यार, और खतरनाक है ये। और इसी तरीके से ना ये मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। वो आपको बोलेगा 2-bromobutane प्लस फॉर्म्स क्या, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। वो बोलेगा भाई व्हाट इज द मैकेनिज्म बीइंग फॉलोड ओवर हियर। तो पहले तो आपको मैकेनिज्म गेस करना है कि SN1 है, और फिर वो बोलता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो भैया वो कार्बोकेटायन बनाते हुए आपको बढ़िया तरीके से 2 स्टेप में वो पूरा प्रोसेस दिखाना है। भूलना नहीं, SN1 में पहला स्टेप रिवर्सिबल और स्लो होता है, ध्यान रखना उस चीज का है। चलो आगे बढ़ते हैं, गिव रीजन क्वेश्चंस के ऊपर टिक मारते हैं। अरे भाई आप देखो यहां तक आपके कितने मार्क्स फिक्स हो गए, 3 + 3 + 3 9, 9 + 5। ओए होए 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 पाजी तुसी ग्रेट हो, 14 नंबर आपने हमारे फिक्स कर दिए। अरे भाई 14 मार्क्स, आप सोच रहे हो। और इससे पहले अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपके 3 कौन कौन से चैप्टर्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स हमने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। तो वहां से आपको मिल चुके हैं कितने मार्क्स, 23, और 14 मार्क्स मैंने यहां पर फिक्स कर दिए। तो टोटल 37 पे तो आ गए हो मेरे बच्चे। जाना कहां है, हमको पहुंचना है 95 प्लस के स्कोर पे, है कि नहीं। चलो देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट जो टाइप है ना, अरेंज द फॉलोइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग के अंदर सबसे पहले अगेन आपको ये समझना है कि कितने टाइप के अरेंज द फॉलोइंग हो सकते हैं। यही है खुलासा, आप समझ रहे हो, वीडियो के अंत तक बनने का फायदा है ये। अरेंज द फॉलोइंग बच्चा रटने की कोशिश कर रहा है, बट मैं आपको आज इतने ही वीडियो में समझा दूंगा कि अरेंज द फॉलोइंग का अप्रोच ये रहा। आपको बस देखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आता है, सॉल्युबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, खत्म हो गया, अरेंज द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। अब आप समझ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, एक ही क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट का, आपको क्लिक भी हो रहा होगा। याद आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन याद आ रहा है, डाइक्लोरोबेंजीन है कि नहीं, उसके आइसोमर्स पैरा, ऑर्थो, मेटा। तो भैया याद रख लेना, कैसा ऑर्डर है, पावर ऑफ मंजोत। ओए होए पाजी तुसी ग्रेट हो यार, पावर ऑफ मंजोत, समझ रहे हो। पावर पैरा सबसे ज्यादा, ऑफ ओ उस बीच वाला, और मेटा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक ही क्वेश्चन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, आएगा तो यही आएगा वरना नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको ये 3 फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं बस, और इसी ऑर्डर में आप समझो। पहला फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाए तो सेकेंड पॉइंट पे चले जाओ, विच इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देख लिया तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल है। और अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाए, सर एक मिनट, मॉलिक्यूलर मास कैसे सेम होगा, बताओ बताओ। हाँ भाई, आइसोमर्स, हाँ हाँ, आइसोमर्स को ले लो ना। तो आइसोमर्स में क्या होता है भैया, आइसोमर्स में आपका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जैसे ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एंड टर्ट ब्यूटेनॉल, है कि नहीं। तो भैया ब्यूटेनॉल, सेक ब्यूटेनॉल और टर्ट ब्यूटेनॉल, आइसो तो नहीं होता है, सेक होता है, सेक और टर्ट। भैया इन 3 में अगर आप देखो तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बच्चा बोलता है सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नीचे जाएंगे सर मॉलिक्यूलर मास भी सेम। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं, अब ब्रांचिंग देखो, जिसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा उसका सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। वही तो दिया है रिलेशन के अंदर। ये 3 रिलेशंस आपको अपने दिमाग में रख लेने हैं। और
नेक्स्ट आप देखो, मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का भी आपको ट्रेंड दे दिया है। अब अगर एक स्मार्ट बच्चा है ना, वो अगर ये 30-40 मिनट्स की वीडियो देख रहा है ना, तो वो ये ऑर्डर को लिख देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा है, फिर अल्कोहल्स, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर कीटोन्स, फिर एल्डिहाइड्स, फिर टर्शियरी अमाइन, फिर ईथर्स, फिर हैलोएल्केन्स एंड फिर फाइनली एल्केन्स। और उनके नीचे उनके फोर्सेस भी मेंशन्ड है। आप देख रहे हो, बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड है ये पीपीटी, और बहुत ही किस्मत वालों को ये पीपीटी मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे ध्यान रख के ये बहुत ही अच्छे से लिख लेना, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, पहला पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस किस पे होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन एंड एलिफेटिक कीटोन। अरे भाई ऑर्डर ये रहा, इसके ऊपर 100% आप लिख लो, आना ही आना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है फॉर 100%। हाँ, उसके लिए ट्रेंड दे दिया कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं उनका सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फिर उसके बाद एलिफेटिक कीटोन्स, और फिर फाइनली एरोमेटिक कीटोन्स। दैट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, आप मेरे से लिखवा लो ये 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो पाजी का नाम बदल देना। हाँ, आना ही आना है इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअली क्रिटिकली एक्लेम्ड कॉन्सेप्ट है ये। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक करेक्टर। अब मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करते हैं, एसिडिक करेक्टर को रट्टा मत मारो। एसिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है? वो इक्वेशन। उस इक्वेशन में आपको क्या समझना है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको क्या करेगा? स्टेबलाइज। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। सिंपल हो गया। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। सिंपल है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, CH3COOH, लेट्स से, राइट, और दूसरी साइड पे लिया FCH2COOH, तो अगर आप देखो दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3COOH में है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप FCH2COOH में है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ? तो दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना दो ना यार। कॉन्जुगेट बेस में F जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? विड्रॉ, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, वो स्टेबल, तो एसिड बोलेगा H+ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को स्टेबल करने वाला दोस्त है। लेकिन CH3COOH में क्या होगा भैया? वहां पर वो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो कहानी ओवर हो जाएगी। कम स्टेबल हो गया, कम स्टेबल हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ओ बच्चे, आप समझो यार, यही तो है सिंपल। और कई बार सीबीएसई क्या करेगा? ये नीचे वाले रिलेशन से आपका क्वेश्चन बना देगा, पीकेए के वैल्यू के साथ एसिडिक कैरेक्टर को लिंक करने के लिए बोलेगा। भाई पीकेए और एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्स रिलेशन है, के और एसिडिक कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है। सिंपल है, इजी। ऐसा ही कुछ आप बेसिक कैरेक्टर में देख लो, सेम ऐसा ही कुछ बेसिक कैरेक्टर जो अमाइंस वाले सेक्शन में होगा, उसमें आपको कॉन्जुगेट एसिड देखना है, और कॉन्जुगेट एसिड में प्लस चार्ज होता है। अब कॉन्जुगेट एसिड में प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, वेरेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज। सिंपल कॉन्सेप्ट में दे दिया यार मैंने आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट में, कहानी खत्म। और नीचे रिलेशन, पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, केबी और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बेसिक कैरेक्टर वाले पार्ट में एक खास ध्यान रखना, बहुत 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 खास ध्यान, और ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। जब भी अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर गैसियस फेज में पूछा जाए, कौन से फेज में? गैसियस फेज में पूछा जाए, तब आपका जो ऑर्डर फॉलो होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम, और उससे भी कम होता है अमोनिया, और सबसे कम जाता है एरोमेटिक अमाइंस। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर ये ऑर्डर लिख लिया आपने, 3, 2, 1, अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइंस, लिख लिया। ओके, अब जाते हैं एक्वस फेज में।
तो एक्वस फेज में दो तरीके से, अगर मिथाइल ग्रुप की बात हो रही है, मिथाइल अमाइंस की बात हो रही है, मिथाइल प्राइमरी अमाइन, मिथाइल सेकेंडरी अमाइन, मिथाइल टर्शियरी अमाइन, अमोनिया और एरोमेटिक अमाइन, वो तो कम ही है। बट ये जो अमाइंस है ना, इनके अंदर आपको ध्यान देना है क्या? ध्यान देना है, छोटा ग्रुप अगर है, मतलब मिथाइल ग्रुप अगर है, तो ऑर्डर फॉलो होगा छोटा नंबर 213, छोटा ग्रुप छोटा नंबर 213, सिंपल। और मिथाइल से बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर बड़ा ग्रुप, बड़ा नंबर बड़ा ग्रुप 231, 231, 213 छोटा ग्रुप छोटा नंबर, 231 बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर, सिंपल। वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा आपको, ये आपको बिल्कुल वीडियो को सुनते हुए लिख लेना है अपनी नोटबुक्स के अंदर। यही है आपके लास्ट डे के रिवीजन नोट्स। फेयर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है अभी तक, मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखो, पॉज करके सॉल्व करो, और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑर्गेनिक कैप्सूल में मिल जाएगा। जाके ढूंढो, अगर आपका सही आ रहा है तो अपने आप को शीशे में देखो और शाबाशी दे दो, बिलीव इन योरसेल्फ। और अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं है पाजी, एक बार वापस आओ इस वीडियो पे, देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और वापस क्वेश्चन को लगाओ। दैट्स इट, यही करना है अपने को। यही फायदा है जब आप रिपीटेड हार्डवर्क करते हो। फिर चल अब देखते जाओ, क्वेश्चंस हैं, सिंपल है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ट्रेंड पूछ लिया, नीचे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ लिया। देखो हमने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को लगा दिया है ना लाइन के अंदर, हो गया, कहानी खत्म। देखो नेक्स्ट HCl, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने बोला था ना आना ही आना है भाई। और देखो पीछे वाले क्वेश्चन पे नाम के ऊपर दिया है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने भैया, क्या कर दिया है देख लो आप, स्ट्रक्चर्स दे दिए और HCl का एडिशन पूछ रहा है। तो दो चीजें चेक कर रहा है कि क्या बच्चे को पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और क्या उसका ऑर्डर पता है। सही है, चलो नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, उसने रिएक्शन का नाम भी नहीं लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl। तो आपको गेस करना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। दैट्स हाउ CBSE एलिवेट्स द क्वेश्चन लेवल। और मेरे बच्चे, पाजी की कक्षा का इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी इस एलिवेशन से डरेंगे नहीं, है कि नहीं? अरे भाई कमेंट बॉक्स में एक हार्ट तो दे दो अगर आपको ये वीडियो मजा आ रहा हो तो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। आ गया क्वेश्चन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। गैसियस फेज बोला है, गैसियस फेज 3 2 1 अमोनिया एरोमेटिक अमाइंस। फेयर है? एक्वस फेज में दो पार्ट खुलते हैं, छोटा नंबर छोटा ग्रुप, बड़ा नंबर बड़ा ग्रुप, 213 231, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, देखो ये ऑड वन आउट हो गया, ऐसा कोई भी ट्रेंड अरेंज द फॉलोइंग में नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन में मैकेनिज्म का चेक कर दिया इसने। अगर आप डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखोगे मेरे बच्चे, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 2 1 होती है, तो बस आपको उसी से आंसर निकालना है। अरे भाई निकालो इसमें से आंसर और कमेंट बॉक्स में दे दो कमेंट, है कि नहीं? ऑप्शन A B C D में से कौन सा है भाई, कर लो, अब मार लो गैस, और गैस ही मार लो, और मारो तो सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका अरेंज द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। अरे भाई कितने नंबर टोटल हो गए? अरे पॉज करके देख लो। 3 + 3 + 3 9 + 5 14 + 2 16 नंबर फिक्स कर दिए मैंने आपके, भाई कर दिए कि नहीं? अब नेक्स्ट जो 10 मार्क्स है ना, ये सबसे क्रिटिकल है। ये ऐसा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल भी इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। बिलीव मी, आपको इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत डेप्थ में घुसना पड़ेगा। हर एक रिएजेंट, हर एक प्रोडक्ट, हर एक रिएक्टेंट क्या से क्या बनता है वो आपको जानना पड़ेगा। उसी के लिए
ऑर्गेनिक कैप्सूल को फॉलो कर लो। मैंने उसके अंदर कन्वर्जन्स के कुछ बहुत ही बढ़िया से रोड मैप्स बना के रखे हुए हैं एंड बिलीव मी, वो रोड मैप्स बहुत इजी हैं और पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। Yes, it's my 14 years of experience which has given me this kind of road maps. बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स करने के बाद मैं इन रोड मैप्स पे पहुंचा हूं एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, पिछले 2 साल से मैं 70 on 70 लेके आ पा रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स के। फेयर है? तो ट्रस्ट करो, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझो एंड बहुत बढ़िया से ऑर्गेनिक कैप्सूल को लगा दो। Perfect. So, my dear friend, all done in just about 30 minutes. For next video, please stay tuned. हम next video में inorganic chemistry को cover करेंगे. Till then, you please take care of yourself and share this video to any student who might need it. आपको भी दुआएं मिलेंगी और पाजी को भी दुआएं मिलेंगी. God bless you. Take care. Bye bye.